हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ वर्डिक्ट दैट हैम्पर्स इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी के पार्ट से। टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड अभी रिसेंट में टैक्सेशन को लेके इश्यूज आए हैं। एक नेस्ले है और दूसरी स्टेरिया है, दो कंपनीज हैं जिसको लेकर इश्यूज आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट इस पे आया है। इंटरनेशनल लॉ को अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है और उसके कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है डोमेस्टिक लॉ, जो कि नहीं होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें क्या पहले ऐसे हुए हैं, क्या किस तरीके के पहले जजमेंट आए थे इस तरीके की सिचुएशन में टैक्सेशन की जब बात आई थी, तो उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। सबसे बड़ा चैलेंज फॉरेन इन्वेस्टर फेस करते हैं इंडिया में जब बात आती है कि टैक्सेशन मेजर्स की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एमएनसीज को इंडिया में जब वो काम करती हैं। टैक्सेशन रिलेटेड जो इम्प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ पक्का कुछ नहीं होता है, तो वो एक्शन सिर्फ एग्जेक्टिव का नहीं होता बल्कि उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती है। इस वजह से इंडिया में बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाता है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन कंपनीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंट में जजमेंट दिया है असेसिंग ऑफिसर सर्कल इंटरनेशनल टैक्सेशन न्यू दिल्ली वर्सेस नेस्ले ऐसे केस, जिसमें उन्होंने डिस्पोज किया 11 पिटीशंस इन्वॉल्व थी कॉरपोरेशन की। लाइक नेस्ले एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है और स्टीरिया यूरोपियन कंपनी है, डिजर्व करती हैं कि इसको लाइट में नहीं लिया जाए, और लेकिन इसे लाइट में लिया गया है। काफी क्रिटिकल क्वेश्चन क्या आया इस केस से वो देखते हैं। मोस्ट फेवर नेशन, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है जहां पर दो कंट्री का जब बायलैटरल ट्रेड होता है तो उसमें कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं और उसमें ये प्रोवाइड होता है कि ठीक है, अगर आप मोस्ट फेवर नेशंस हैं तो कुछ आपको फेवर्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स फेवर मतलब क्या होगा कि कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, यही फायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें मैं शॉर्ट्स बना दूंगी, उस पर एक्सप्लेन कर दूंगी आपको मोस्ट फेवर नेशन, और इसमें कुछ एक दो टॉपिक और आएंगे जो इकोनॉमिक्स के हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एमएफएन का जो क्लॉज था टैक्स ट्रीटीज में, लाइक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAAs, ये भी एक इकोनॉमिक टर्म है जिसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे छोटे में यहाँ बता देती हूँ। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, लाइक यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। नेस्ले की जो कंपनी है, अब वो स्विस में जाकर पैसे दे या इंडिया में, कोई एक ही जगह दे सकती है, देगी वो पैसे। अब दोनों कंट्री में वो अगर पैसे देगी तो उसको तो काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज के बीच में, जिसमें बायलैटरल ट्रेड होता है, अग्रीमेंट हो जाते हैं और फिर उस हिसाब से वो अपना टैक्सेशन फिक्स करते हैं। और इंडिया ने इसे साइन कर दिया है और ये इफेक्ट में भी आ गया बिना किसी नोटिफिकेशन के अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये प्रोविजन अलाउ करता है इंडिया को कि साइन करे टैक्स ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज, ताकि वो अवॉइड करें इनकम जो टैक्स की जाती है ट्वाइस, मतलब दो कंट्रीज में, एक बार यहाँ पर पे कर रहे हैं इंडिया में और एक बार वो स्विस में पे कर रहे हैं। लाइकवाइज और भी जो बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं उस हिसाब से। मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस अब देख लेते हैं। इंडिया का बायलैटरल DTAAS नीदरलैंड के साथ है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये तीनों ही कंट्रीज के साथ, और ये तीनों कंट्रीज मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की। इस वजह से जरूरत है कि 10% विदहोल्ड कर दें टैक्स। withholding tax मतलब tax on dividend paid by Indian entities of foreign companies to the resident of Netherlands, France and Switzerland। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10% टैक्स को विदहोल्ड करना है और जो टैक्स डिविडेंड आएंगे जो इंडिया में पे होंगे वो एंटिटी से शेयर करना है, फॉरेन कंपनी से, लाइक जो रेसिडेंट होंगे नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के। तो इस तरीके से DTA सेट किया गया है। ये सारे DTA में कंटेन है MFN प्रोविजन, मतलब मोस्ट फेवर नेशन प्रोविजन। और इंडिया अगर एक्सटेंड करता है अपना प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ऑफ कोर्स किसी कंट्री को ज्यादा फेवर कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, इन तीनों में से कोई भी कंट्री हो,
जो कि OECD का मेंबर है। सेम ट्रीटमेंट उसे देना पड़ेगा नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अंडर देयर रिस्पेक्टिव DTAS। तो ये है प्रोविजन। इंडिया के DTAS स्लोवेनिया, कोलंबिया, लिथुआनिया के साथ भी हैं और वहां पे कुछ टैक्सेशन को विदहोल्ड करना अगर जो है वो कुछ कम है, सिर्फ 5% है। इंडिया ने साइन किया DTAS इन सारी कंट्रीज के साथ, और जब साइन किया था तो ये सारी कंट्रीज OECD मेंबर नहीं थी, लेकिन आगे जाकर इन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। अगर मैटर को इनिशियली देखा जाए तो ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट में आया था और इसे पहले MFN प्रोविजन में देखा गया और फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल टैक्स में और इंडियन स्लोवेनिया DTA एक्सटेंड कर देना चाहिए इंडिया नीदरलैंड DTAA में। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो ओवर रूल कर दिया उसने इसे और होल्ड किया कि जब इंडिया नीदरलैंड DTA साइन कर चुकी है तो स्लोवानिया, क्योंकि वो OECD मेंबर नहीं है, तो उसको क्यों उस तरीके से ट्रीट किया जाए। बेनिफिट दिया जाना चाहिए स्लोवानिया को जो आगे जाकर OECD मेंबर बन गया, और ये अप्लाई नहीं होता है इंडिया नीदरलैंड DTAs में। और इस रूलिंग के हिसाब से इम्पोज कर दिया गया टैक्स बर्डन जो एस्टिमेटेड है 11,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टर पर। ऐसे जजमेंट के बाद जो पिछले भी कुछ इससे रिलेटेड केसेस होंगे वो भी फर्दर ओपन हो सकते हैं। ये रीजनिंग काफी स्पेशियस थी और ये फ्रीज कर दिए थे प्रोविजन ऑफ ए ट्रीटी इन टाइम। कहीं पे भी इस तरीके का टेक्स्ट नहीं था जहाँ पे इंडिया नीदरलैंड DTA की बात कही गई हो। इस तरीके की बात कहीं पे भी टेक्स्ट में नहीं। इंडिया नीदरलैंड DTAA में एग्जाम्पल के लिए ये वर्ड प्रूफ करता है इज अ मेंबर ऑफ द OECD, अगर इसको प्रूफ करना हो, और ये रेस्ट्रिक्टेड है कंट्रीज के लिए जो मेंबर्स हैं ऑन द डे जब ट्रीटी साइन की गई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंट्री जब ट्रीटी साइन की हुई है तब वो OECD का मेंबर है तो ठीक है, तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन OECD का मेंबर अगर वो बाद में बनता है तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरीके का स्लोवानिया को मिला लेकिन नीदरलैंड को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के जजमेंट आ गए दो अलग सिचुएशन में। तो पजल में आ गई टॉप कोर्ट इंडिया की, और जो डोमेस्टिक इंटरप्रेटेटिव टेक्निक यूज की गई इंटरप्रेट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी को, लाइक इंटरप्रिटेशन डिफीट कर दी। जो पर्पस इंक्लूड किया गया था नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड्स, जैसे कि MFN इकोनॉमिक ट्रीटीज में MFN ट्रीटी इंश्योर करती है फ्यूचर बेनिफिट जो थर्ड कंट्री को मिलता, जिसमें से एक कंट्री ट्रीटी साइन कर चुकी थी और ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है वो ट्रीटी उसके जो और भी ट्रीटी पार्टनर्स हैं उन्हें। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करा कि इसे इफेक्ट में लाएगा MFN प्रोविजन को DTA में, और नोटिफिकेशन लाए सेक्शन 90 क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो नेसेसरी भी है और मैंडेटरी भी है। इस वजह से कोर्ट एडवोकेट करता है डॉक्ट्राइन ऑफ डुअलिज्म, मतलब दोहरे रूप में कोर्ट वर्क कर रहा है जहां पर इंटरनेशनल लॉ नहीं इन्फोर्सेबल था डोमेस्टिकली जब तक कि वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए म्युनिसिपल लॉ में। और इसे कौन इनेबल करेगा? ऑफ कोर्स लेजिस्लेशन के थ्रू ये इनेबल होगा। ये सच है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इस तरीके का फॉर्मल डुअलिज्म। सुप्रीम कोर्ट लेकिन अपने इस प्रिंसिपल से खुद हट गया और खुद चला गया एक मोनिस्ट ट्रेडिशन के तरफ जो इनकॉर्पोरेट करता है इंटरनेशनल लॉ को डोमेस्टिक लीगल रेजिम में। इनफैक्ट जब पूरी तरीके से एक्सप्लिसिटली इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता है, इनकॉर्पोरेट भी नहीं करता है, जहां पर इंटरनेशनल लॉ कंसिस्टेंट नहीं था डोमेस्टिक लॉ से। इस तरीके का प्रिंसिपल पहले भी केसेस में आए हैं, लाइक PUCL वर्सेस इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पुत्र स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन तीनों केसेस में भी इस तरीके की बातें पहले भी आई हैं। और इन सारे केसेस के प्रेमाइसेस में देखें तो एक ब्रॉड जो कंक्लूजन था वो ये था कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉम्पेटेबिलिटी, मतलब अपने कंट्री में वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, और प्रिजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें लेके चले थे, ये दो नैरेटिव बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ। ये प्रिजम्पशन रिफ्यूज कर सकते थे सिर्फ एक सिचुएशन में, जब डोमेस्टिक एक्सप्लिसिटली कंट्रास्ट में होता है, कॉन्ट्रेडिक्टरी होता है इंटरनेशनल लॉ के। अगर दूसरे लफ्जों में समझे तो जहां पे भी पॉसिबल है डोमेस्टिक लॉ
उसे इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे इंडिया की ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ, मतलब इसके साथ इंटरनेशनल लॉ के साथ हैंड इन हैंड लेके चलना है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है हमारे डोमेस्टिक लॉ को। इस अप्रोच को इंश्योर करने के लिए प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल लॉ को इफेक्ट में लाने की जरूरत है और कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के राइट्स को, पर्सन को। इवन अगर लेजिस्लेचर नहीं कर रहा हो या और एग्जेक्टिव नहीं एक्ट कर रहा है इस तरीके से कि वो ट्रांसफॉर्म करे डोमेस्टिक लॉ, जो भी रीजन हो, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो इस तरीके के लॉ लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके का जजमेंट लाता है तो फिर के दिमाग में एक सवाल आ जाएगा। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो सिर्फ एक इंटरप्रेटेटिव टूल नहीं है, ये एसेंशियल इम्प्लीकेशन है डोमेस्टिकली भी, क्योंकि अभी हम आज के वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं और सिर्फ अगर हम अपना डोमेस्टिक लॉ को इम्प्लाई कर रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ के कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हैं तो कोई भी कंट्री एफडीआई जब लेकर आएगी, अपनी कोई भी फॉरेन कंट्रीज आएंगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तो वो डरेंगे। सरप्राइजिंगली अगर देखें तो कोर्ट ने कोई भी अबव केसेस की रीजनिंग को नहीं देखा, इग्नोर किया, और ये डिसीजन सेटबैक होगा प्रोग्रेसिव जुडिशियल जर्नी में। जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए थे, इनफैक्ट उसके भी अगेंस्ट है, लाइक विशाखा, जहां पे इंटरनेशनल लॉ को सीरियसली लेने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने खुद, इंडिया ने इशू किया नोटिफिकेशन और जो पूरी तरीके से अगेंस्ट है एमएफएन मोस्ट फेवर नेशन प्रोविजन के, कुछ डीटीएस के भी। और इसमें एक चीज और देखने की बात है कि इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉ। अगर हमको फॉर्मर को इफेक्ट में लाना है, लाइक डोमेस्टिक लॉ को इफेक्ट में लाना है, और इसमें ये भी क्लियर होता है कि डोमेस्टिक लॉ को इफेक्ट में लाना है, इंटरनेशनल लॉ को नहीं लाना है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन देखें अंडर सेक्शन 90 क्लॉज 1 तो कोर्ट ने अच्छे से आराम से खुद इंटरप्रेट किया है कि इंडिया की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसमें कंटेन्ड है डीटीए, और ये बात लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में, और इसको इस तरीके से रीड करना है डीटीए के प्रोविजन में एज ए पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। किसी भी केस में जो नोटिफिकेशन इश्यू हुई थी अंडर सेक्शन 90 क्लॉज 1, एक एग्जेक्टिव, यहाँ पे जिम्मेदारी लेजिस्लेटिव एक्ट की नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म के भी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कोर्ट की रीजनिंग अब सस्पेक्ट में आ गई है, क्योंकि कोर्ट के पास अब था जजमेंट, कोर्ट को लेना था, तो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन अलाउ करती एग्जेक्टिव को कि वो अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फॉलो करे, अपने रेलिवेंट नोटिफिकेशन लेकर आए, इस तरीके की नहीं लेकर आए कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाए। ये सिर्फ ये चीज नहीं दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है, लेकिन इंडिया के ससेप्टेबल बना रहा है इंडिया को इंटरनेशनल क्लेम के अंडर। यहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते अगर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते, लाइक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। इस जजमेंट के बाद फिर से प्रूफ हो गया, एक फेमस कहावत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम तो है क्योंकि ये फाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलती नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है, तो और अपनी गलती को ये इम्प्रूव भी कर सकता है। तो इस केस में जो भी हुआ, अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो एमएनसीज हैं उनको डर लगेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने से। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।